नए साझेदार का जो प्रवेश वाला अपने जो चैप्टर चल रहा है उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में सूचना जो दे रखी है इसमें दो पार्टनर है ए और बी जिनका लाभ हानि का अनुपात 5 और 3 है। नया साझेदार आ रहा है इसमें सी 1/4 हिस्से के लिए और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो नया साझेदार है सी वो अपना हिस्सा यानी कि 1/4 हिस्सा ए और बी दोनों से बराबर लेगा यानी कि पुराने साझेदार से बराबर लेने का मतलब है कि साझेदारों के हिस्से में समान कमी हो रही है तो सैक्रिफाइस रेशियो इसमें क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए इसमें सैक्रिफाइस रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, तो सैक्रिफाइस रेशियो इसमें बराबर है। अब इसमें जो सूचनाएं जो दे रखी है उसमें पहला पॉइंट इसमें दे रखा है कि नया जो साझेदार है सी वो 30,000 रुपये पूंजी के और गुडविल के दोनों के लेकर आएगा, यानी कि 30,000 रुपये में उसकी कैपिटल भी इंक्लूड है और गुडविल भी। लेकिन इसमें गुडविल की राशि कितनी है इसके लिए ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा और ख्याति का मूल्यांकन करने के बाद उसमें सी का जितना शेयर है, जितना हिस्सा है वो उसमें से लेस कर दिया जाएगा। लेस करने के बाद में जो अमाउंट आएगा वो सी की कैपिटल आ जाएगी। लेकिन इसका हम मूल्यांकन करेंगे बाद में जब पार्टनरशिप अकाउंट बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे को बनाना रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाया जाएगा तो इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के जो एडजस्टमेंट है वो हम देख लेते हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए तीसरा जो पॉइंट दे रखा आपके, फर्नीचर का मूल्य 6,000 रुपये से बढ़ाना है। फर्नीचर एसेट्स होती है और एसेट्स यदि इंक्रीज होती है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे, CR साइड में 6,000 रुपये बाई फर्नीचर के नाम से 6,000 रुपये आ जाएगा। इसके बाद में दे रखा है स्टॉक का मूल्य 2,000 रुपये से कम करना है। स्टॉक एसेट्स डिक्रीज हो रही है और एसेट्स यदि डिक्रीज होती है तो उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे, DR साइड में टू स्टॉक के नाम से 2,000 रुपये। इसके बाद में दे रखा है कि भविष्य निधि यानी कि प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी करनी है। प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटीज है और लाइबिलिटीज यदि इंक्रीज होती है तो उसको भी हम कहाँ दिखाएंगे, DR साइड में टू प्रोविडेंट फंड के नाम से 1,000 रुपये आ जाएगा। इसके बाद में दे रखा है कि सभी देनदार अच्छे हैं। सभी देनदार अच्छे हैं इसका मतलब है कि देनदारों में कोई पैसा डूबने की संभावना नहीं है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बनाने की हमारे को कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि इसमें प्रश्न में पहले से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बना हुआ है। पहले हमने अनुमान लगा रखा था कि 1,000 रुपये की राशि डूबने की संभावना है, लेकिन अब चूंकि डिसीजन लिया गया कि सभी देनदार अच्छे हैं तो ये जो प्रोविजन है ये समाप्त हो जाएगा, तो हमारे जो देनदार है, डेटर्स है, वो बढ़ जाएंगे। तो इसमें कितनी राशि से बढ़ गए, 1,000 रुपये, क्योंकि 1,000 रुपये हमने जो डूबत मान रखा था उतनी राशि से हमारे देनदार बढ़ जाएंगे। तो इसको हम कहाँ दिखा देंगे, CR साइड में। डेटर्स हमारे इंक्रीज होते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे CR साइड में बाई डेटर्स 1,000। इसके बाद में दे रखा है इसमें कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के विरुद्ध 2,000 रुपये का दायित्व निश्चित करना है। वर्कमैन कंपेंसेशन जो रिजर्व है वो अब 2,000 रुपये रहेगा, लेकिन पहले हमने वर्कमैन कंपेंसेशन जो रिजर्व है वो 4,000 रुपये मान रखा था। पहले हमने मान रखा था कि कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति के रूप में 4,000 रुपये देने पड़ सकते हैं, लेकिन अब 2,000 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो ये जो रिजर्व है वो हमने पहले से बढ़ा रखा है, तो 2,000 रुपये इसी में से कम हो जाएगा, फिर भी हमारे पास रिजर्व बच जाएगा। इसलिए हम इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। ये जो 2,000 रुपये का जो रिजर्व बच जाएगा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पुराने साझेदार बांटेंगे इसको पुराने अनुपात में। कितना अमाउंट बांटेंगे, 2,000, क्योंकि 4,000 रुपये था तो 2,000 रुपये अब कंपेंसेशन केवल 2,000 देना पड़ेगा, तो 2,000 रुपये का रिजर्व बच जाता है, तो 2,000 रुपये की राशि को बांटेंगे। तो अब इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में केवल यही मदे आएगी। अब यही मदे आएगी तो इसका टोटल लगा लेते हैं। तो देखो इसमें CR साइड का जो टोटल है वो आ रहा है आपके 7,000 और DR साइड में आ रहा है केवल 3,000। 7,000 में से 3,000 हमने लेस कर दिए तो कितना हो गया, 4,000 रुपये। CR साइड का टोटल ज़्यादा है तो इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट। इस प्रॉफिट की राशि को पुराने साझेदार A और B दोनों बांट लेंगे। किस अनुपात में, 5 और 3 के अनुपात में। कितना अमाउंट है, 4,000, तो 4,000 रुपये को ये बांट लेंगे। A का हिस्सा कितना हो गया, 5/8, 2,500, और इसका कितना हो जाएगा, 1,500। इस प्रकार से आपके ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा।
ये तो हो गया आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें रिवैल्यूएशन पर हमारे को प्रॉफिट हुआ है, जिसको ए और बी के द्वारा बांटा गया है पुराने अनुपात में, 5 और 3 के अनुपात में, 2500 और 1500। देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हमारे को क्या है, ख्याति का मूल्यांकन करना है, क्योंकि नया साझेदार जो सी है वो 30,000 रुपये जो लेकर आ रहा है उसमें उसकी कैपिटल भी है और गुडविल भी उसमें शामिल है, तो इसलिए ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा। और ख्याति के मूल्यांकन के लिए प्रश्न में सूचना दे रखी है कि फर्म की ख्याति पिछले 4 वर्षों के औसत अधिलाभ के 3 गुने के आधार पर मूल्यांकित करनी है, और 4 वर्षों का औसत लाभ 20,000 रुपये, औसत लाभ यानी कि एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट यदि हम घटा देते हैं तो ये आ जाता है आपके सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ, जिसको बोलते हैं अधिलाभ। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट हम लेस कर देते हैं तो सुपर प्रॉफिट आ जाता है, अधिलाभ आ जाता है। और एवरेज प्रॉफिट जो है वो इसमें दे रखा है 20,000 रुपये। एवरेज प्रॉफिट 20,000 है, और इसमें दे रखा है कि विनियोजित पूंजी पर सामान्य लाभ यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट है वो 12,000 है। नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 20,000 में से 12,000 लेस कर देंगे, ये 8,000 रुपये आ गया आपके सुपर प्रॉफिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिलाभ। अब ख्याति का मूल्यांकन कैसे करना है, औसत अधिलाभ के 3 गुने के आधार पर। तो अधिलाभ हमारा कितना आया था 8,000, इसका 3 गुना तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 24,000। ये 24,000 रुपये है, ये आपके टोटल गुडविल हो गई। फर्म की टोटल गुडविल है 24,000। सी केवल अपना शेयर लेकर आएगा, ये तो फर्म की टोटल गुडविल है, और सी का जो शेयर है वो कितना है 1/4। तो 24,000 का 1/4, 24,000 का 1/4 है वो कितना होता है 6,000 रुपये। इसका मतलब है कि जो नया साझेदार है सी, वो गुडविल के नाम से कितना पैसा लेकर आएगा 6,000 रुपये। तो सी का जो गुडविल में जो हिस्सा है 6,000 रुपये है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि वो कैश में लेकर आएगा। इसका मतलब है कि नया साझेदार जो 30,000 रुपये लेकर आया है उसमें 6,000 रुपये तो उसके गुडविल के शामिल है, तो गुडविल के शामिल है तो इसको लेस कर देंगे, तो इसका मतलब है कैपिटल के वो कितने लेकर आया 24,000, 24,000 कैपिटल के लेकर आया और 6,000 रुपये गुडविल के। इस प्रकार से वो टोटल 30,000 रुपये लेकर आया। तो देखो, अब हमने ख्याति का मूल्यांकन कर लिया है, अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम दिखाएंगे पूंजी का प्रारंभिक शेष। ए और बी की जो कैपिटल है वो दे रखी है 40,000 और 30,000, 40,000 और 30,000। अब नया साझेदार जो है वो कैपिटल के कितने लेकर आया, टोटल 30,000 लेकर आया था, उस 30,000 में 6,000 तो गुडविल के है, तो इसका मतलब है कैपिटल के नाम से कितना पैसा लेकर आया 24,000 रुपये। 6,000 रुपये जो गुडविल के लेकर आया था, इसको पुराने साझेदार बांटेंगे अपने सैक्रिफाइस रेशियो में, तो इस गुडविल को पुराने साझेदार बांट लेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो क्या था बराबर, तो 6,000 रुपये की राशि को ए और बी दोनों बराबर बांटेंगे 3,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया आपके गुडविल का। हमने इससे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने पर हमारे को हुआ था प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की राशि को भी हम कहाँ दिखाएंगे सीआर साइड में। पुराने साझेदारों के द्वारा बांटा गया था 2500 और 1500। ये हो गया आपके रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब देखो, इसमें ख्याति का हमने दिखा दिया, कैपिटल हमने इसमें दिखा दी, और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। देखो, इसमें क्वेश्चन के अंदर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो पहले 4,000 रुपये था रिजर्व बना हुआ था, और ये पहले का कोई रिजर्व बना हुआ है, और अगर उसकी कोई अब आवश्यकता नहीं है तो उसको पुराने साझेदारों के द्वारा बांट लिया जाता है। तो 4,000 रुपये का जो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व था
उसमें 2000 रुपये का ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो 2000 रुपये का रिजर्व हमारे पास बच गया है। तो पहले का रिजर्व है, इसलिए इसको केवल पुराने साझेदारों के द्वारा ही बांटा जाएगा पुराने अनुपात में। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 2000 रुपये को, ये 2000 रुपये की जो राशि है इसको पुराने साझेदार बांटेंगे अपने पुराने अनुपात में। तो पुराना अनुपात था इनका 5 और 3, तो 2000 रुपये की राशि को 5 और 3 के अनुपात 1250 और 750, ये हो गया वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। जो हमारे पास 2000 रुपये का रिजर्व बच गया था, क्योंकि 4000 रुपये का था, उसमें 2000 रुपये की लायबिलिटी उत्पन्न हो रही है, तो 2000 रुपये जो बच गया इसको पुराने साझेदार बांट देंगे। अब इसके अलावा इसमें ऐसी और कोई मद नहीं है। हमने गुडविल दिखा दी, कैपिटल दिखा दी, रिवैल्यूएशन का जो लॉस प्रॉफिट है वो भी हमने दिखा दिया है। अब इसमें हमारे को कोई नई कैपिटल ज्ञात नहीं करनी है। जब नहीं ज्ञात करनी है तो अब इसमें ये जो समायोजित जो पूंजी है उसी को नई कैपिटल मान लिया जाएगा। समायोजित पूंजी कौन सी होती है? सीआर साइड के टोटल में से डीआर साइड का घटा देते हैं। अब इसमें डीआर साइड में कोई मद नहीं है, तो जो सीआर साइड का जो टोटल आएगा वही इनकी समायोजित पूंजी आ जाएगी। तो सबसे पहले इसका ए का टोटल लगा लेते हैं। ए का जो टोटल आ रहा है 46,750। देखो हमने टोटल लगाया, ए का सीआर साइड का टोटल आया 46,750। तो इसको हम बैलेंस सीडी, जिसको हम समायोजित पूंजी भी बोलते हैं, एडजस्टेड कैपिटल, यही समायोजित पूंजी कहलाती है। तो 46,000। ऐसे ही बी का लगा लेंगे। बी का सीआर साइड का हमने टोटल लगाया 35,250। तो इसका 35,250 आ जाएगा। सी का 24,000 है, तो इधर भी आपके कितना आ जाएगा? 24। आपके क्वेश्चन के अंदर जो आंसर जो प्रिंट दे रखा है उसमें थोड़ी गलती है, इसलिए आप इसके अनुसार सोल्व कर लेना। ए का इतना आ रहा है 46,750 और बी का 35,250 आ रहा है, तो यही आपका आंसर है। अब टोटल आपकी वही हो जाएगा इसमें 46,750 और 35,250 और 24। ये तो हो गई आपके पार्टनरशिप अकाउंट। अब पार्टनरशिप अकाउंट के बाद में अब बनाएंगे हम नई बैलेंस शीट। सारे समायोजन करने के बाद में नई बैलेंस शीट है वो कैसे बनाएंगे? तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाने के लिए जो पुरानी जो बैलेंस शीट दे रखी है उसकी सहायता से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट का एसेट्स पक्ष देखो। एसेट्स पक्ष में सबसे पहले दे रखी है मशीनरी। मशीनरी जो है वो 30,000 रुपये की थी और हमारे एडजस्टमेंट में मशीन का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए मशीन के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो 30,000 रुपये थे उसको 30,000 रुपये मूल्य पर ही दिखाया जाएगा। मशीन के बाद में फिर दे रखा है आपके फर्नीचर। फर्नीचर का जो मूल्य है वो 20,000 है और फर्नीचर के बारे में दे रखा है कि फर्नीचर का मूल्य 6,000 रुपये से बढ़ाना है। 20,000 रुपये मूल्य पहले से था, 6,000 रुपये और बढ़ गया है, तो फर्नीचर का मूल्य है वो कितना होगा? 26,000। तो फर्नीचर को हम 26,000 रुपये मूल्य पर दिखा देंगे। फर्नीचर के बाद में फिर आ रहा है आपके स्टॉक। स्टॉक का मूल्य पुरानी बैलेंस शीट में 15,000 था और स्टॉक के बारे में दे रखा है कि स्टॉक का मूल्य 2,000 रुपये से कम करना है। तो इसमें 15,000 में 2,000 रुपये कम करके दिखा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 13,000 रुपये। तो स्टॉक को हम 13,000 रुपये मूल्य पर दिखा देंगे। तो ये हो गया आपके स्टॉक। इसके बाद में आता है आपके डेटर्स।
डेटर्स जो है वो हमारे 15,000 थे, और चूंकि कोई प्रोविजन नहीं है इसलिए इसको 15,000 रुपये मूल्य पर ही इसको दिखा दें। डेटर्स के बाद में इसमें दे रखा है फिर बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस देखो, बैंक बैलेंस में पहले का जो बैंक बैलेंस है वो था इसमें 7,000 रुपये। नया साझेदार जो है वो टोटल 30,000 रुपये लेकर आया। टोटल जो 30,000 रुपये लेकर आया था उसमें 24,000 रुपये उसके कैपिटल के थे और 6,000 रुपये गुडविल के थे। क्योंकि वो कैश में ही है और पैसा नहीं निकाला गया है तो 30,000 रुपये को हम डायरेक्ट इसके अंदर जोड़ देंगे। तो आपका बैंक बैलेंस हो गया 37,000। अब इसमें आपके एसेट्स पक्ष में आपके और कोई मद इसमें नहीं है। अब देखो आपके लायबिलिटीज पक्ष में, लायबिलिटीज साइड में सबसे पहले इसमें आएगी कैपिटल। तो एज कैपिटल, एक की जो कैपिटल है वो आई थी आपके 46,750। इसके बाद में बी की कैपिटल, बी की पूंजी, बी की पूंजी आ रही है आपके 35,250। इसके बाद में सी की कैपिटल, सी की कैपिटल है 24,000। देखो हमने कैपिटल दिखा दी, ए बी और सी की कैपिटल। इसके बाद में पुरानी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपेंसेशन जो रिजर्व था 4,000 रुपये का, उसकी हमारे को आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसमें 2,000 रुपये की लायबिलिटीज है, केवल वही है। 2,000 रुपये को हमने बांट लिया था, इसलिए वर्कमैन कंपेंसेशन जो रिजर्व है वो कितना रहेगा 2,000 रुपये। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 2,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया आपके लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में इसके बाद में पुरानी जो बैलेंस शीट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स था, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ था कि सभी देनदार हमारे अच्छे हैं। इसके बाद में आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो है वो हमारे 2,000 रुपये थे और लेनदारों में कोई परिवर्तन नहीं है। जब कोई परिवर्तन नहीं है तो उसको 2,000 रुपये पर ही दिखा दो। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड यानी कि भविष्य निधि। प्रोविडेंट फंड है वो 10,000 रुपये पहले से था और प्रोविडेंट फंड के लिए प्रश्न में दे रखा है कि भविष्य निधि में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी करनी है, तो 1,000 रुपये हम इसमें और जोड़ देंगे तो प्रोविडेंट फंड है वो आपके हो जाएगा 11,000। ठीक है, अब इसमें देखो आपके इसके अलावा इसमें और कोई मद नहीं है, तो अब हम इसका टोटल लगा लेंगे। तो टोटल देखो आपके एसेट्स पक्ष का टोटल 1,21,000। इसका टोटल देख लो आपके टोटल इसका बराबर आ रहा है 1,21,000। तो देखो ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको सोल्व करवाया था, क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन का। अब आप इसमें बुक में एक इलस्ट्रेशन है, इससे पहले मैंने एक इलस्ट्रेशन करवाया था 9वां, आपको 10वां इलस्ट्रेशन जो है पेज नंबर 63 पर, पेज नंबर 63 पर आपका जो एग्जाम्पल है वो दे रखा है 10। 10वां जो इलस्ट्रेशन है ये आपको सोल्व करना है और इसके अंदर केवल आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें नई जो पूंजी जब हम ज्ञात करेंगे तो उसमें क्या है
समायोजित पूंजी से कंपैरिजन करते हैं, कम होती है तो फर्म से निकाल लेते हैं, ज़्यादा अगर होती है या कम पड़ती है तो लेकर आते हैं, ज़्यादा होती है तो फर्म से निकाल लेते हैं। लेकिन कई बार प्रश्न में कहा जाता है कि जो पूंजी में जो कमी या वृद्धि हो रही है उसको कैश में समायोजित नहीं करेंगे बल्कि करंट अकाउंट के नाम से समायोजित करेंगे। तो आपका जो इलस्ट्रेशन है 10वां, उसके अंदर भी यही है। उसमें क्या समायोजित पूंजी से जब कंपैरिजन करेंगे तो अंतर की जो राशि है उसको कैश के नाम से न दिखा करके करंट अकाउंट के नाम से दिखाना है। तो आपको पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 5, और इसके बाद में आपको इलस्ट्रेशन जो 10वां है वो आपको करना है।